अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। बहुत दिनों के बाद फिर से वही टॉपिक जो कुछ दिन पहले बहुत तेजी से चल रहा था लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था अरशद जमाल जी ने, जो कि एक्स चेयरमैन रह चुके हैं मऊ के। इनका बहुत बड़ा योगदान था इन सब मीटिंग को कराना और अपनी बातों को पहुंचाना, बुनकरों के मुद्दे को उठाना। लेकिन फिर पता नहीं कैसे इस मुद्दे ने एकदम शांति मचा दी और अब बहुत शांत हो गया ये मुद्दा, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया इस पर। बीच में बहुत से लोगों ने, मैं क्या कहूँ, उनको बहुत अपने आप को जो बड़वैया समझते थे, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया सरकार का, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। तो उसी मुद्दे पर हम फिर से लौटे हैं। अरशद जमाल जी से बात करेंगे कि आखिर क्या नतीजा निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो अरशद जमाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और हमारी जनता फिर से एक बार शुक्रिया कि आपने याद किया। जी जी। तो बस यही एक सवाल था और लोगों के मन में कंफ्यूजन थी कि आखिर बहुत जोर जो मुद्दा पकड़ चुका था और जिस पर लगभग फैसला ले लिया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, आखिर क्यों? अब ये बात तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आई कि आखिर जब बात हो गई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी भी थे और प्रमुख सचिव थे, ऊर्जा सचिव थे, सभी अधिकारी थे जी, और उत्तर प्रदेश के सभी जिम्मेदार साथी थे जिनकी मौजूदगी में सारा मामला तय हो गया था जी, तो उसके बाद शासनादेश का इंतजार था। शासनादेश को जारी नहीं किया जी, अभी इस सिलसिले में बातचीत का सिलसिला शुरू ही होने वाला था कि कोरोना की दूसरी लहर चल गई जी, और उसमें हम लोग भी पीड़ित हो गए। अब अशोक धवन जी का तो पूरा परिवार ही उसमें पीड़ित हो गया था, संक्रमित हो गया था। मैं भी 1 महीना 1.5 महीना करीब बीमार रहा, तो उस बीच में सारी बातों का सिलसिला टूटा हुआ है इस वक्त। अब हालात कुछ ठीक हो रहे हैं तो अब प्रयास किया जाएगा कि फिर से बातचीत करके देखा जाएगा क्या मामला है, क्यों रुका हुआ है मामला। अब हालात कहाँ सीरियस हो रहे हैं, अब हालात कहाँ सही हो रहे हैं? विधायक जी खुद ही परेशान बैठे हुए हैं हमारे योगी महाराज जी से, और हमारे उप मुख्यमंत्री खुद ही परेशान बैठे हुए हैं, तब कहाँ से माहौल शांत होने की बात कर रहे हैं आप? भाई देखिए, वो उनका अंदरूनी क्या मामला है उससे हमको क्या लेना देना है। वो सरकार में है, सरकार में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, कौन संतुष्ट है कौन संतुष्ट है जी, ये तो सत्ता का सब खेला है। वो खेला शायद कुछ चल भी रहा है, अब ये चल रहा है या जनता का दिमाग भटकाने के लिए ये सब खेला इस तरह का दिखाया जा रहा है ताकि जो जनता, जो उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को छुपाया जा सके और लोगों को ध्यान को भटकाया जा सके। अब सच्चाई क्या है ये तो वही लोग जानेंगे, लेकिन इसमें मेरा दिमाग तो यही जा रहा है कि मामला कुछ है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो उत्तर प्रदेश में हर तरफ नाकामी है, कोरोना को लेके नाकामी है, ब्लैक फंगस को लेके नाकामी है, हॉस्पिटल की हालात एकदम खस्ता है, तमाम बुरे हालात, बुरे से बद से बदतर है, महंगाई आसमान पे है। तो अब इन सारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग एक खेड़ा खड़ा कर रहे हो और एक मुद्दा ले आ रहे हो, ये भी संभव है जी। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो जो कुछ है वो सामने आना चाहिए जनता के। जी हाँ, मुझे भी लग रहा है कहीं ये सारी नाकामियों को छुपाने के लिए एक नया मुख्यमंत्री का ढोंग रच रहे हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि हाँ भाई, जो मुख्यमंत्री तुम्हें गलत लग रहा था उसको हमने हटा दिया, अब ये बिल्कुल प्योर शुद्ध मुख्यमंत्री हमने तुम्हें ला दिया है। जो पहले नाकामी थी, जो जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहा। अब ये नया मुख्यमंत्री है, 8 महीने बाद इलेक्शन है, अब आप भाजपा को फिर से चुनिए, ऐसा ही लग रहा है कुछ। अब जो भी उनके अंदर का मामला है इसमें हम लोग क्या करें, लेकिन ये पक्का है कि अभी ये सरकार की इस भारतीय जनता पार्टी की जो आंकड़े हैं उस एतबार से सरकार 2022 में इनकी बन नहीं रही है। तो अब वो क्या बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये पक्का है कि जो रिपोर्ट हम लोगों के पास भी आ रही है और जो सरकार के पास भी जो रिपोर्ट आई है तो उसमें शायद ऐसा इशारा मिला हो कि अभी सरकार 2022 की बन नहीं रही है। अब कुछ खबरें तो इस तरह की आ रही थी कि 100 से कम सीट आ रही है इनकी। तो अब वो कितनी, कौन सी खबर सही है, कितना तजिया, कितना सही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लोगों को भी जो अंदाजा लग रहा है वो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 100 से कम सीटें आएंगी और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी, तो आइए फिर से बुनकर के ही मुद्दे पर आते हैं कि बुनकर आज इतने दिनों से, लगभग मुझे ख्याल शायद है कि साल भर होने को है, 1 साल होने को है शायद,
तो किस चीज का? जी जी, यही जब से ये सारा आंदोलन बुनकरों का चला है, शायद 1 साल 2 साल होने को है। अरे वो तो 2 साल से चल रहा है जी, 2 साल से चल रहा है। 2 साल से आंदोलन चल रहा है। हाँ। और सरकार उसी में कभी कोई तसल्ली बख्श बात करती है, फिर कोई दूसरी बात करने लगती है। और जब एक मर्तबा मामला कुल सारी मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में तय हो गया, उसका शासनादेश न जारी किया जाना ये बड़े चिंता का विषय है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा हालांकि हम लोगों ने भी काफी कैबिनेट की जब मीटिंग हो गई और जब ये डिसीजन ले लिया गया कि इतने से इतने रेंज तक रेट रहेगा, उसके बाद शायद वस्त्रोद्योग को शायद शासनादेश लागू करना था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब इसी पे तो हम लोगों को भी हैरत है ना, क्योंकि जो मीटिंग हम लोगों के साथ भी हुई थी, तो वो मीटिंग भी काफी अहम थी। पूरे यूपी के उसमें नुमाइंदे बुनकरों के मौजूद थे जी। और सरकार के सब बड़े नुमाइंदे सब मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में जब एक बात बुनकरों और सरकार के बीच में एक मुद्दे पर सहमति बन गई कि बुनकर भी अपनी जगह से कुछ हट गया और उन्होंने कहा कि आप रेट बढ़ा लीजिए, और सरकार भी कुछ नीचे आई कि बुनकरों की समस्या को उन्होंने कहा कि हम लोग भी समझते हैं कि बुनकर बहुत परेशान है, तो सरकार ने भी किया और सारी बात तय हो गई। और जो प्रपोजल हम लोगों का दिया हुआ था और सरकार का दिया हुआ था, दोनों के बीच का एक रास्ता निकल के बात तय हो गई और ये हुआ कि जल्दी ही शासनादेश जारी हो जाएगा। मगर उस शासनादेश के जारी होने का हम लोग अब तक इंतजार ही कर रहे हैं और अब तक कोई मामला हल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक खबर आई कि कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो गया है, बस शासनादेश जारी होना है। फिर एक खबर आई कि मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग बुलाया तो उसमें क्या बात हुई उसके बाद कोई खबर मिल नहीं रही जी। उसके बाद भी कोई खबर मिल नहीं रही। तो अच्छा असद जमाल जी, केवल बिजली का ही बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बुनकरों का, उससे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं कि बुनकर आज बराबर पिछड़ता चला जा रहा है। उसका जो इनकम का एक सोर्स था भी वो इस लॉकडाउन ने ले लिया है। यानी कि अब बुनकर जो बुनकर नहीं रहा है, वो कहीं लेबर का काम कर रहा है, तो कहीं ईंटा पहुंचा रहा है, कहीं बालू पहुंचा रहा है, कहीं घर बना रहा है, तो ये सारे काम होने लगे हैं। तो जो एक हमारा समझ लीजिए कि ये बहुत पुराना काम है, ये बादशाहों से चला आ रहा है। अगर बुनकर नहीं रहेंगे तो लोग कपड़ा कहाँ से पहनेंगे? तो इस बुनकरी को आखिर खत्म जो हो रही है धीरे धीरे, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है और वो कैसे फिर से अपनी पटरी पर आएगी? देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। ये बात सही है कि बुनाई का जो उद्योग हो वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ इसी देश के अलग अलग कोनों में जाके दूसरे काम में लग गए हैं बुनकर, या बहुत सारे लोग विदेशों में जाके मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा बुनकर एक कमाता है नॉर्मल हालात, उससे ज्यादा वो मजदूरी करके वो पैसा कमा लेता है। तो ये तो पूरा उद्योग खतरे में है ही। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसको बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू करे। तो नई योजनाएं सरकार लागू करने के बजाय जो पुरानी योजनाएं थी उन्हें खत्म कर रही है जी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि ये उद्योग रहे जी, क्योंकि इसमें तो मझोले और गरीब तबके के लोग लगे हुए हैं, चाहे वो वीवर्स हो, चाहे मास्टर वीवर्स हो, चाहे गिरस्ता हो, सब मीडियम तबके के लोग हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं। तो इनकी मदद तो सरकार को करनी चाहिए। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि जो शासनादेश रुका हुआ है जल्दी से जल्दी उसको लागू करें, क्योंकि बुनकर दिन ब दिन कर्जदार होता चला जा रहा है और बहुत परेशान है। और अब तो चुनाव में भी बहुत कम वक्त रह गया है, 8-9 महीने का टाइम रह गया है विधानसभा के चुनाव में। अब सरकार को चाहिए कि पुरानी व्यवस्था को यथावत रहने दे, और जब नई सरकार आती है तो जिसकी नई सरकार आएगी वो नई सरकार में अपने नया नियम बनाएगा। अब 4.5 साल जब सरकार ने बिता ली है, 4.5 साल, अब उसमें किसी प्रकार के संशोधन की समझदारी नहीं लगती जी, है। बिल्कुल। अब सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो पुरानी व्यवस्था 2006 से चल रही है उसको चलने दे और एक नया आर्डर जारी कर दे। अब चुनाव बाद फिर उससे चर्चा की जाए तो ज्यादा मुनासिब। तो फिर आप गरीब बुनकर की आवाज कब सरकार तक पहुंचाएंगे और कब ये फैसला ले लिया जाएगा कि पुरानी व्यवस्था ही लागू की जाए? अभी तो आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से मिलना जुलना ही किसी का नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ा सा हालात अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अब थोड़ा हालात और ठीक हो तब फिर बात को उठाया जाए, सरकार तक फिर पहुंचाया जाए जी। कि सरकार जो ख्वाब गफलत में सो रही है उसको कैसे जगाया जाए जी। और उसे कैसे याद दिलाया जाए कि एक लाखों लोगों का एक इतना बड़ा तबका जो बुनकरों का उत्तर प्रदेश में है,
किस मुसीबत का शिकार है और उसे किस तरह से मुसीबत से निकाला जाए। थोड़ा अब इन सब मुद्दों से हटकर थोड़ा फनी बातें भी करने का मन कर रहा है आज हमें आपसे, क्योंकि मैं कल मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था जो अक्षय कुमार के साथ उन्होंने किया था। आप देखे होंगे कि मोदी जी ने अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बड़ी फनी बातें हुई थी। तो मेरे साथ एक इंटरव्यू तो नहीं था, वो इंटरव्यू उसको नहीं कहते, वो बातें हो रही थी। जी हाँ, बातें हो रही थी, समझ लीजिए वार्ता थी। तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी देख रहा था, तो तभी आपकी याद आ गई। तो उसने आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सही जा रही है अब क्या? चलिए। तो वो जो छोटा बच्चा मेरे साथ देख रहा था, तो तभी आपकी याद आ गई और मेरे ख्याल आया मेरे दिमाग में, और उसने पूछा भी कि अरशद अंकल इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े महल में रहते हैं, क्या हम लोग जैसे जिंदगी गुजारते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके साथ पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि टूथपेस्ट का कभी उसका टूथपेस्ट का खत्म हो गया, उसको बीच से काट के उंगली से हम लोग लगाते हैं ब्रश पे। तो क्या अभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो करना ही पड़ता है ना। ब्रश पेस्ट की पूरी क्वांटिटी खराब ना होने पाए, पूरा इस्तेमाल में आवे, तो उसको कटिंग करके ब्रश से उसमें अंदर का भी जो पेस्ट होता है वो ले ही लिया जाता है। जी। तो आपके कॉलेज के दिन और स्कूलिंग के दिन, हम लोग भी जब स्कूल में थे तो बंक बड़ा किया करते थे, ऊपर से बैग फेंक देते थे और नीचे से हम लोग लेके चले जाते थे। तो क्या आपने भी ऐसा किया है? अब पढ़ाई के जमाने में तो बड़ी शरारत की गई जी। अक्सर बैग छुपा के कहीं घूमने चले जाते थे, कभी कुछ हो जाता था जी। तो ये सब तो पढ़ाई के जमाने में हुआ ही, शरारतें तो बड़ी हुई जी, और इसमें कोई छुपा नहीं है। फिर पढ़ने में सीरियस हुए जाके इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट में जब आए जी, तब पढ़ाई के लिए सीरियस हुए जी। तो मेरे साथ तो बड़ा किस्सा रहा। हमारे घर में कुछ काम करने वाले नहीं थे, तो मैं तो बहुत बचपन से ही हाई स्कूल के बाद ही मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लिया। और बहुत मुश्किल हालात हमने देखे। हमने तो रद्दी अखबार बेचा, फिर मुलाजमत की दूसरे की दुकान पे, और भी बहुत अलग अलग समय। एक वीडियो क्यों ना आपके जीवन परिचय पे हो जाए, कभी मौका मिले तो। अरे हम लोग मामूली आदमी हैं यार, हम लोगों की क्या जीवन परिचय पे हो जाएगी। अभी तो बस दुआ करिए कि बुनकरों का किसी तरह से बिल्कुल मामला जो फंसा हुआ है, हम लोग उसको लेकर बहुत तनाव में हैं जी। तो पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर परेशान है और हम ही लोग की तरफ नजरें उठाए हुए हैं। बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा तो फिर ब्लेम भी आप ही को सहना पड़ रहा है। हाँ, जाहिर बात है, जो जिम्मेदार होगा जवाबदेही तो उसी की बनेगी ना। बिल्कुल। अब हम लोग जिम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये कि उससे भागते भी नहीं है, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो लीड करेगा उसी की जवाबदेही भी बनेगी। चलिए इंशाल्लाह फिर अगर जी बन रही है और जी कोई नाराजगी भी दिखा रहा है तो उसकी नाराजगी जेन्युइन है और उसका सवाल पूछा जाना भी जायज है। तो मैं तो बुनकरों से यही बरवत अपील करूंगा कि वो दुआ करें कि मामला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। हाँ, दुआ मेरी भी यही है कि जल्द से जल्द बुनकरों का मामला हल हो जाए, लेकिन फिर भी आपका एक जीवन परिचय तो बनता है कभी ना कभी। चलिए कभी मौका निकाला कि इसके लिए देखा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।